हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के स्टडी जीके पॉइंट्स। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान जिलेवार सीरीज में आज अपन उज्जैन जिला पढ़ेंगे, जो कि इस सीरीज का चौथा जिला होगा। इससे पहले 3 जिले अपन पढ़ चुके हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उज्जैन का गठन 1956 ईस्वी में हुआ था और इसकी जनसंख्या 19,86,864 है 2011 की जनगणना के अनुसार। और जनसंख्या घनत्व 326 प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 326 व्यक्ति निवास करते हैं। और इसका लिंगानुपात 955 प्रति 1000, मतलब 1000 पुरुष पर यहाँ 955 महिलाएं हैं। कुल साक्षरता 72.3%। यहाँ की कुल साक्षरता 72.3% है। नदियाँ यहाँ पर गंभीर, चंबल और शिप्रा नदी प्रवाहित होती है। शिप्रा को मालवा की गंगा भी कहा जाता है। और इसके अन्य नाम प्रलोक्य, सोमवती, ज्वर हरिणी, कनक श्रृंगा और अमृत संभाव, ये सारे शिप्रा के अन्य नाम हैं। उपनाम, ये जो उज्जैन है इसके उपनाम अन्य नामों में अवंतिका, उज्जैनी, विशाला, स्वर्णश्रृंगा, अमरावती, महाकाल की नगरी और संस्कृति राजधानी, ये सारे उज्जैन के अन्य नाम हैं। तहसील, यहाँ मुख्य रूप से 7 तहसीलें हैं। उज्जैन, बड़नगर, खाचरोद, नागदा, गटिया, मैदपुर और तराना, ये सारी यहाँ की 7 तहसीलें हैं। ये मैप में दर्शाई गई है। इसके बाद इसके स्पर्शी जिलों में रतलाम, धार, इंदौर, देवास, शाजापुर और आगरमालवा, ये सारे इसके स्पर्शी जिले हैं। ये किसी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। उज्जैन अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। सांसद, उज्जैन लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है उज्जैन लोकसभा सीट। और वर्तमान में उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया जी, जो बीजेपी से हैं। और संभाग उज्जैनी है इसका, और पुलिस संभाग भी उज्जैनी लगता है। उज्जैन में एक तहसील है नागदा में कृत्रिम रेशे बनाने का कारखाना है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र भी उज्जैन में ही स्थापित है। जो एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र है वह उज्जैन में ही स्थापित है। काइथा एवं नागदा पुरातात्विक स्थल यहीं पर है। मध्य प्रदेश की सबसे पहली ताम्र पाषाणकालीन नगरी काइथा की खोज 1964 में V.S. वाकणकर ने की थी। यहाँ सबसे पहले तांबे की कुल्हाड़ी यहीं से मिली थी। जो काइथा नगर है उज्जैन में, यहीं से तांबे की कुल्हाड़ी सबसे पहले मिली थी और इसकी खोज 1964 में V.S. वाकणकर ने की थी। उज्जैन का इतिहास, सांदीपनी आश्रम। पुराणों व महाभारत में उल्लेख आता है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण व बलराम यहाँ गुरु सांदीपनी के आश्रम में विद्या प्राप्त करने हेतु आए थे। मतलब ऐसा पुराणों व महाभारत में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम यहीं सांदीपनी आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने आए थे। और श्री कृष्ण की एक पत्नी मित्रवंदा उज्जैन की ही राजकुमारी थी। जो इनकी 16,108 रानियाँ थी उनमें से एक मित्रवंदा उज्जैन की ही राजकुमारी थी। उसके 2 भाई विंद एवं अनुविंद महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। जो मित्रवंदा थी उसके 2 भाई थे, विंद और अनुविंद। यह महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध लड़े और वीरगति को प्राप्त हुए थे। ईसा की 6ठी सदी में उज्जैन में एक अत्यंत प्रतापी राजा हुए जिनका नाम चंड प्रद्योत था। यहाँ यह गौतम बुद्ध के समकालीन थे। जो चंड प्रद्योत थे ये गौतम बुद्ध के समकालीन थे। और इनका बौद्ध ग्रंथ विनय पीठ में इसका वर्णन भी मिलता है। जो चंड प्रद्योत थे इनका वर्णन बौद्ध ग्रंथ विनय पीठ में मिलता है। भारत के अन्य शासक उनसे भय खाते थे। राजा गर्दभील, उज्जैन में पहली शताब्दी के आरंभ में राजा गर्दभील का शासन था। वे एक वीर राजा थे। गर्दभील भील जनजाति से संबंधित थे। जो पहली शताब्दी थी इसमें भील जनजाति के राजा गर्दभील का शासन था उज्जैन में। और जो पहले सम्राट विक्रमादित्य थे वो गर्दभील के ही वंशज थे और वे उनके पिता गर्दभील थे। जो राजा विक्रमादित्य थे पहले, उनके पिता गर्दभील ही थे। मौर्य साम्राज्य, 229 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंतिका का राज्यपाल था। मतलब जो अशोक थे वो 269 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठे, उससे पहले वो अवंतिका के राज्यपाल थे। अशोक ने कुमार देवी के लिए एक स्तूप बनवाया जिसे वैश्य टेकरी कहा जाता है और यह उज्जैन में स्थित है। यहाँ उन्होंने अपनी पत्नी कुमार देवी के लिए एक स्तूप बनाया था जो अभी भी उज्जैन में स्थित है और इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। 600 ईसा पूर्व में भारत के 16 महाजनपदों में शामिल अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। मतलब 600 ईसा पूर्व में 16 महाजनपद थी भारत में, उनमें उज्जैनी शामिल थी। और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, इन दोनों ग्रंथों में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है।
मध्य प्रदेश में दो महाजनपद थी, एक चेदी और एक अवंती। अवंती उज्जैनी उत्तरी अवंती की राजधानी थी और महेश्वर दक्षिणी अवंती की राजधानी थी। इसके दो पार्ट थे, उज्जैनी और महेश्वर, इस अवंती के। गुप्त साम्राज्य, संस्थापक श्री गुप्त 275 ईस्वी। 275 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त थे। 275 ईस्वी में इन्होंने इसकी स्थापना की थी, गुप्त वंश की। इनके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, जिसे समुद्रगुप्त भी कहा जाता है, और इसे ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय, जो महान सम्राट विक्रमादित्य थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, और यह विक्रमादित्य भारतीय इतिहास के सबसे महान विक्रमादित्य कहलाए। अनुश्रुति के अनुसार इनके दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया है। महाकवि कालिदास संभवतः इनमें अग्रगण्य थे। मतलब जो विक्रमादित्य थे, इनके दरबार में 9 रत्न थे, और उनमें से एक प्रमुख थे कालिदास। कालिदास के अतिरिक्त इसमें धन्वंतरी, शपणक, अमरसिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटकपर और वरामिहिर, वरुरुचि जैसे विद्वान थे। इनमें अधिकांश को गुप्तकालीनी माना गया है। जो ये 9 रत्न थे, इनमें अधिकांश को गुप्तकालीनी माना गया है। महाकवि कालिदास, कालिदास को उज्जैनी अत्यधिक प्रिय थी। इस कारण कालिदास ने अपने काव्य ग्रंथों में उज्जैनी का अत्यधिक मनोरम एवं सुंदर वर्णन किया है। जो कालिदास थे, इनको उज्जैन बहुत प्रिय था, और इसी कारण इन्होंने अपने ग्रंथों में उज्जैन का अत्यधिक मनोरम एवं सुंदर वर्णन किया है। कालिदास अपनी रचना मेघदूत में उज्जैन को स्वर्ग खंड कहा है। जो कालिदास थे, इन्होंने अपनी रचना मेघदूत में उज्जैन को स्वर्ग के समान बताया गया है, और स्वर्ग खंड कहा है इसको। महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। कालिदास की रचना, इनके 2 महाकाव्य है, रघुवंशम और कुमार संभवम, और खंड काव्य है इनके मेघदूत, ऋतुसंहार, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये इनके खंड काव्य। और इनके अंतिम रचना थी विक्रमोर्वशीयम, और इन्होंने अपने जीवन काल में कुल 40 रचनाएं लिखी है। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य को उज्जैन और पाटलिपुत्र का स्वामी भी कहा जाता था। जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य थे, उनको उज्जैन और पाटलिपुत्र का स्वामी कहा जाता था। 7वीं शताब्दी में उज्जैन कन्नौज के हर्षवर्धन सम्राट में विलीन हो गया। जो 7वीं शताब्दी थी, इसमें उज्जैन कन्नौज के हर्षवर्धन सम्राट में विलीन हो गया। परमार वंश की प्रारंभिक राजधानी भी उज्जैन ही था। जो परमार वंश था, उसकी प्रारंभिक राजधानी भी उज्जैन ही था। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली के दास एवं खिलजी सुल्तानों के आक्रमण के कारण परमार वंश का पतन हो गया। जो दिल्ली के दास एवं खिलजी सुल्तान थे, उनके आक्रमण के कारण परमार वंश का पतन हो गया। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले मालवा पर आक्रमण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1996-97 में उज्जैन पर प्रथम आक्रमण किया था। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1996-97 में उज्जैन पर आक्रमण किया था। इसके बाद इल्तुतमिश ने 1234 में उज्जैन पर आक्रमण किया। मतलब प्रथम आक्रमण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, और दूसरा आक्रमण इल्तुतमिश ने 1234 में किया था। जो इल्तुतमिश था, इसने महाकाल मंदिर को लूटा था, और यह अष्टधातु से बनी विक्रमादित्य की मूर्ति लूटकर ले गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने भी इस मंदिर को लूटा था। इनके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने भी इस मंदिर को लूटा था, महाकाल मंदिर को। फिर इसके बाद आता है मराठा साम्राज्य। 1737 ईस्वी में सिंधिया की प्रथम राजधानी उज्जैनी थी। राणोजी सिंधिया ने महाकाल मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। मतलब मराठा के शासनकाल में उज्जैन का विकास हुआ, और 1737 में प्रथम राजधानी उज्जैनी थी। इनकी सिंधिया राजघराने की प्रथम राजधानी उज्जैन थी। लेकिन जो राणोजी सिंधिया थे, इन्होंने महाकाल मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, और दौलतराव सिंधिया 1810 ईस्वी में राजधानी उज्जैन से ग्वालियर ले गए। मतलब पहले इनकी राजधानी उज्जैन थी, लेकिन दौलतराव सिंधिया 1810 ईस्वी में राजधानी को उज्जैन से ग्वालियर लेके चले गए। सिंहस्थ कुंभ मेला, यह सबसे बड़ा मेला है उज्जैन का। कुंभ मेला एकमात्र कुंभ मेला है जिसे सिंहस्थ कहा जाता है। यहाँ पर हर 12 वर्ष में सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है, और ये देश का एकमात्र ऐसा मेला है जिसे सिंहस्थ कुंभ मेला कहा जाता है। नहीं तो 4 जगह मेले लगते हैं, और बाकी सब जगह पर सिर्फ इसे कुंभ कहा जाता है, लेकिन उज्जैन में इसे सिंहस्थ कहा जाता है। यह मेला उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार सिंहस्थ मेला आयोजित होता है। मतलब ये प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। उज्जैन के इस महापर्व के लिए पारंपरिक रूप से 10 महायोग महत्वपूर्ण माने गए हैं। मतलब इस सिंहस्थ कुंभ मेले में 10 महायोग बनते हैं, ऐसा कहा जाता है।
देश भर में 4 स्थानों पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन, इन 4 जगहों पर देश भर में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। 22 अप्रैल 2016 से 2 मई 2016 तक इस मेले का आयोजन उज्जैन में हुआ था। मतलब लास्ट बार उज्जैन में 2016 में इस मेले का आयोजन हुआ था और इसके 12 साल बाद फिर वापस 2028 के आसपास ये मेला उज्जैन में आयोजित होगा। ये चैत्र महापूर्णिमा से वैशाख पूर्णिमा तक 1 माह के लिए आयोजित होता है। एक 2016 के सिंहस्थ मेले में एक नया अखाड़ा आया कि अखाड़ा की घोषणा हुई, किन्नर अखाड़ा 2016 के कुंभ मेले में इसकी घोषणा हुई थी, जो उज्जैन में है। गधों का मेला यह उज्जैन में ही आयोजित होता है। इसके अलावा यहाँ पर गधों का मेला आयोजित होता है उज्जैन में, और सर्वाधिक मेले प्रदेश में उज्जैन जिले में आयोजित होते हैं। 227 मेले यहाँ पर लगते हैं उज्जैन में साल भर के अंदर। महाकाल पर्यटन स्थल, महाकाल मंदिर, यह दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। जो महाकाल मंदिर में ज्योतिर्लिंग है यह दक्षिण मुखी है। इतिहास से पता चलता है जब उज्जैन पर यवनों का शासन था, मतलब इतिहास से ऐसा पता चलता है कि जब उज्जैन पर यवनों का शासन था, इनके शासनकाल में अवंती की 4500 वर्षों से स्थापित हिंदुओं की प्राचीन धार्मिक परंपराएं प्राय नष्ट हो चुकी थी। मतलब जो हिंदुओं की पौराणिक धार्मिक परंपराएं थी वो यवनों के शासनकाल में पूर्णतः नष्ट हो चुकी थी। लेकिन 1690 ईस्वी में मराठाओं ने मालवा को जीता और उज्जैन को अपनी राजधानी बताया। मतलब वो सिंधिया वंशजों ने उज्जैन को जीता मराठाओं ने और उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। मराठाओं ने महाकाल मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, मतलब इन्होंने ही महाकाल मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। यहाँ पर जो शिवलिंग है वो गर्भगृह में स्थित है। गर्भगृह तक पहुँचने के लिए एक सीढ़ीदार रास्ता है। इसके ठीक ऊपर एक दूसरा कक्ष है जिसे ओकारेश्वर शिवलिंग स्थापित है। मतलब यहाँ गर्भगृह के ऊपर एक दूसरा कक्ष है जिसमें ओकारेश्वर मंदिर, जो ओकारेश्वर शिवलिंग है वो स्थापित है। पूरे देश में 12 शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है। उनमें से 2 मध्य प्रदेश में, एक ओकारेश्वर और एक उज्जैन महाकाल शिवलिंग, ये दोनों मध्य प्रदेश में स्थित है। मंदिर से लगा एक छोटा सा जल स्रोत है जिसे कोटि तीर्थ कहा जाता है। इसी मंदिर में एक छोटा सा जल स्रोत है जिसे कोटि तीर्थ कहा जाता है। 1980 में बिरला ग्रुप द्वारा भीड़ प्रबंधन के लिए सभा मंडल बनवाया गया। ये इस मंदिर में भीड़ प्रबंधन के लिए बिरला ग्रुप द्वारा 1980 में सभा मंडल बनवाया गया था। यहाँ पर ऑनलाइन दर्शन और ऑनलाइन दान की सुविधा उपलब्ध है। मंदिर के शिखर के ठीक ऊपर से कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए इसे पृथ्वी का नाभि स्थल भी कहा जाता है। मतलब इस मंदिर के ऊपर से शिखर से कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए इसे पृथ्वी का नाभि स्थल भी कहा जाता है। पूरे भारतवर्ष में यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहाँ ताजी चिता भस्म से प्रातः 4 बजे भस्म आरती होती है। उस समय पूरा वातावरण अत्यंत मनोहारी एवं शिवमय हो जाता है। मतलब यहाँ सुबह 4 बजे ताजी चिता की भस्म से भस्म आरती होती है, ऐसा कहा जाता है। श्री बड़े गणपति जी का मंदिर, श्री महाकालेश्वर मंदिर के पीछे तथा प्रवचन हाल के सामने श्री गणेश जी की विशालकाय एवं अत्यंत आकर्षक मूर्ति है। इस मंदिर का निर्माण 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में महर्षि शांतिपनि के वंशज एवं विख्यात ज्योतिषविद स्वर्गीय पंडित रामनारायण व्यास द्वारा करवाया गया था। मतलब इस मंदिर की जो स्थापना है, प्रतिस्थापना, वो महर्षि शांतिपनि जो थे श्री कृष्ण के गुरु, उनके वंशज द्वारा करवाया गया था 20वीं शताब्दी में स्वर्गीय पंडित रामनारायण व्यास द्वारा। ये बड़े गणपति जी की मूर्ति है। उसके बाद हरसिद्धि देवी का मंदिर, उज्जैन के प्राचीन और पवित्र उपासना स्थलों में श्री हरसिद्धि देवी का मंदिर विशेष स्थान रखता है। स्कंद पुराण में वर्णन है कि शिव जी के कहने पर माँ भगवती ने दुष्ट दानवों का वध किया था, अतः तब से ही उनका नाम हरसिद्धि नाम से प्रसिद्ध हुआ। शिव पुराण के अनुसार सती की कोनी यहीं पर गिरी थी। मतलब जो शिव पुराण है उसके अनुसार सती माता की कोनी यहीं पर गिरी थी, अतः तांत्रिक ग्रंथों में इसे सिद्ध शक्तिपीठ की संज्ञा भी दी गई है। यहाँ देवी सम्राट विक्रमादित्य की आराध्य कुलदेवी भी कही जाती है। जो हरसिद्धि देवी है यह सम्राट विक्रमादित्य की आराध्य कुलदेवी भी कही जाती है। श्री गोपाल मंदिर, इस मंदिर का निर्माण महाराजा श्री दौलतराव सिंधिया की महारानी बाईजाबाई द्वारा लगभग 250 वर्ष पहले करवाया गया था। जो दौलतराव सिंधिया थे उनकी महारानी बाईजाबाई द्वारा करवाया गया था।
नगर के मध्य स्थित मंदिर में द्वारकाधीश की अत्यंत मनोहारी मूर्ति है। मंदिर के गर्भगृह में लगा रत्नजड़ित द्वार श्रीमंत सिंधिया ने गजनी से प्राप्त किया। जो यहाँ पर रत्नजड़ित द्वार लगा हुआ है वो गजनी से प्राप्त किया गया था, जो सोमनाथ मंदिर की लूट के समय वहाँ पहुँच गया था। ये गोपाल मंदिर है उज्जैन का। उसके बाद कालियादेव महल। प्राचीन काल में कालियादेव महल, जो आज सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है, भैरवगढ़ से 3 किलोमीटर की दूरी पर शिप्रा नदी के पास स्थित है। मुगल शासक मोहम्मद खिलजी ने 1458 में इस महल का निर्माण करवाया था। जो कालियादेव महल है इसका निर्माण मोहम्मद खिलजी ने 1458 ईस्वी में कराया था। मांडू के सुल्तान ने यहाँ पर 12 कुंडों का निर्माण करवाया था। इसके बाद मांडू के जो सुल्तान थे उन्होंने यहाँ पर 12 कुंडों का निर्माण करवाया था। श्री मंगलनाथ मंदिर। मंगलनाथ मंदिर एक महत्वपूर्ण और प्राचीन मंदिर है। मत्स्य पुराण में मंगल ग्रह को भूमिपुत्र कहा गया है। जो मंगल ग्रह है उनको भूमिपुत्र कहा गया और ऐसी मान्यता है उनका जन्म उज्जैन में ही हुआ था। पौराणिक मान्यता यह भी है कि मंगल ग्रह की जन्मभूमि भी यही है, मतलब उज्जैन में ही उनका जन्म हुआ था। इनकी पूजा एवं आराधना का अपना विशेष महत्व है। ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान की दृष्टि से यह स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मंगलनाथ मंदिर है उज्जैन में। वेधशाला। ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से यह स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वेधशाला का निर्माण सन 1730 में राजा जयसिंह ने करवाया था। जो जयपुर के राजा जयसिंह थे उन्होंने इस वेधशाला का निर्माण कराया था। सन 1923 में महाराजा माधवराव सिंधिया ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। उसके बाद 1923 में माधवराव सिंधिया ने वहाँ पर जीर्णोद्धार करवाया था, वापिस उसकी मरम्मत करवाई थी। सम्राट यंत्र, रिंगस यंत्र, नाड़ी वलय यंत्र तथा भित्ति यंत्र आदि यहाँ के प्रमुख यंत्र है। खगोल अध्ययन के लिए यह स्थान अत्यंत उपयोगी है। मतलब ये जो वेधशाला है ये खगोल अध्ययन के लिए अत्यंत उपयोगी है। ये इसका वेधशाला अभी भी है यहाँ पर। इसके बाद श्री भृतहरि कालिका के दक्षिण में भृतहरि गुफा स्थित है। सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भृतहरि की साधना स्थली होने के कारण यह स्थान प्रसिद्ध है। जो सम्राट विक्रमादित्य थे उनके बड़े भाई भृतहरि की साधना स्थली रहा है यह स्थान। राजपाट त्यागने के पश्चात उन्होंने नाथपंथी की दीक्षा लेकर कई वर्षों तक यहाँ घनघोर साधना की थी। जो भृतहरि थे उन्होंने यहाँ घनघोर योग साधना की थी कई वर्षों तक। विक्रम शिक्षण संस्थान। यहाँ पर विक्रम विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। मुंशी प्रेमचंद्र सर्जन पीठ विश्वविद्यालय के अंदर स्थित है। जो मुंशी प्रेमचंद्र सर्जन पीठ है वो इस विश्वविद्यालय के अंदर स्थित है। राजा धनवंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज, इसकी स्थापना 1958 में उज्जैन में हुई थी। यह आयुर्वेदिक धनवंतरी कॉलेज है। महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना सन 2008 में उज्जैन में हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।